हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम प्रियांशु जैन, योर एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 15। जल्दी से शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है द इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कब ये स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ इसमें, किसने स्टार्ट किया, कौन इसमें हारा कौन जीता और कब ये मूवमेंट खत्म हुआ। तो यहाँ मिलता है हमें एक सेल्फ सर्वे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम टू सोशल रिफॉर्मर्स ड्यूरिंग द एरा ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे दो सोशल रिफॉर्मर्स के हमें नाम बताने हैं, तो वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और सेकंड है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ हम लिखेंगे पीटी, पंडित को हम शॉर्ट में पीटी लिखते हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू। तो ये था इनका पूरा नाम। अब चलते हैं चैप्टर पे। वी हैव स्टडीड हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स कंट्रोल almost all over India by the mid 19th century. The English introduced railway system and the first train traveled from Bombay, now Mumbai, to Thane in 1853. It also started the telegraph system. The communication and mobility of masses within the country increased. Modern education, introduced by the British, led to many social and religious reforms. Major socio-cultural changes began to take place with the help of some reformers. अब हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश करा था अपना कंट्रोल ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में। मिड 19th सेंचुरी तक उन्होंने ऐसा कर लिया था। अब जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रेलवे सिस्टम, और जो हमारी फर्स्ट ट्रेन थी उसने ट्रैवल किया था बॉम्बे टू थाने 1853 में। अब इन्होंने टेलीग्राफ सिस्टम भी स्टार्ट किया था, तो इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन और मोबिलिटी थी मासेस की कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मॉडर्न एजुकेशन जो कि ब्रिटिश कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था उससे बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स भी आए। जो मेजर सोशल कल्चरल चेंजेस आए थे वो जो हमारे टेक प्लेस हुए थे इन रिफॉर्मर्स की वजह से हुए थे। सोशल कल्चर चेंजेस होते हैं हमारे, तो सोशल प्लस कल्चरल चेंजेस दोनों। अब वो पढ़ेंगे हम आगे कि सोशल चेंजेस क्या होता है, कल्चरल चेंजेस क्या होते हैं। सोशल कल्चर चेंजेस होते हैं हमारे कि आपस में बातचीत करने का तरीका और किस तरीके से हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अपनी। और कल्चरल चेंजेस कि हम कैसे कैसे पहनना ओढ़ना है हमारा, कैसे हम जो है अपना सारा का सारा रहन सहन करते हैं। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान and Narayan Guru were important thinkers and reformers who tried to remove social evils. They wanted to make India free of problems such as caste, sati, and superstitions. अब राजा राम मोहन रॉय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, सर सैयद अहमद खान जी और नारायण गुरु जी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स और रिफॉर्मर्स थे हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि ये लोग ट्राई कर रहे थे कैसे सोशल इवल्स को रिमूव किया जाए इंडिया में से। अब उनको इंडिया को एक फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स अपने कंट्री बनाना था, जिसमें से उन्होंने कास्ट हटानी थी, सती हटाना था और सुपरस्टिशंस वाला पूरा का पूरा सिस्टम हटाना था। कि ये क्योंकि ये कास्ट, सती और सुपरस्टिशंस तीनों ऐसी भयंकर चीज़ें थीं, और आज भी कास्ट एक ऐसी भयंकर चीज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा वो होता है, मतलब डिस्टिंग्विशन होता है कि ये बंदा ऐसा है और ये बंदा ऐसा है। अब आते हैं बर्थ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। Indian National Congress. In 1885, an Englishman named A.O. Hume founded the Indian National Congress. The Indian National Congress established its wide network in almost all parts of the country. The first meeting of the Indian National Congress was held at Mumbai. It was presided by W.C. Banerjee. It's not Banerjee, it's Banerjee. थोड़ी सी printing mistake है। People from different castes, communities, and religions joined the Congress and strengthened its hands. For the first time in India, the Congress started an organized political movement to oppose the authority of the British. Many Indian leaders joined the Congress to let the British rulers know their anger and dissatisfaction. अब यहाँ पे क्या बताया गया हमें, 1885, ये जो 1885 ईयर था इसमें इंग्लिश मैन जो उनका नाम था हमारे ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने फाउंड करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC। जैसे कि हमारे कम्युनिस्ट पार्टी होती है चाइना में, वैसे ही उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी थी और ये हमारी बहुत बड़ी पार्टी थी।
आज भी है, कांग्रेस नाम से ही है, उसको ही कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको एस्टैब्लिश करा गया था और इसका बहुत ही वाइड नेटवर्क था और ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स थे कंट्री के जिसमें ये हमारी पाई जाती थी। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल कांग्रेस की वो मुंबई में हुई थी। उसको प्रिसाइड किया था WC बैनर्जी ने। अब अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग कम्युनिटी रीजन के लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था ताकि उनके जो हैंड्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाए। अब इंडिया में पहली बार जो कांग्रेस है उसने स्टार्ट किया एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट ताकि वो अथॉरिटी, ब्रिटिश अथॉरिटी को अपोज कर सकें। बहुत सारे इंडियन लीडर्स ने कांग्रेस को ज्वाइन किया ताकि ब्रिटिश रूलर जो है उनको पता चले कि हमारे अंदर कितना एंगर और डिससेटिस्फेक्शन है उनके अगेंस्ट। WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी एटसेट्रा वर अमंग द इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं जो मैंने पढ़े, अभी मैं दोबारा पढ़ता हूँ आपके सामने। WC बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी एटसेट्रा, ये सब जो थे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। Most of the Congress leaders thought that the best method to oppose the British was to appeal to their sense of fairness and make petitions to them. Some leaders were known as moderates. However, many of the Congress leaders realized that the attitude of the British was anti-Congress. So, it began to be felt by them that their opposite should be stronger and more forceful. Some such leaders were Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandrapal, and V.C. Pillai, and Aurobindo Ghosh. The British come down heavily upon them. The Tilak was sent to jail many times. मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स थे उनको ही लगता था कि बेस्ट मेथड है अपोज करना ब्रिटिश का, ताकि कि हम उनसे अपील करें और उनसे फेयरनेस की बात करें और पटिशन करें उनकी तरफ। मतलब इसमें ये था कि उनसे हम बात करें कैसे फेयरनेस आएगी हम लोग के बीच में, और उनके अगेंस्ट पिटीशन फाइल करना है, लेकिन उनको ही फाइल करना है क्योंकि वही लोग थे लीडरशिप में मेनली। तो अब सच लीडर्स को हम मॉडरेट्स बोलते थे। और बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स जो थे उनको लगता था कि जो इनका एटीट्यूड है ब्रिटिश का वो एंटी कांग्रेस है। उनको लगता नहीं था बल्कि उनको रियलाइज हो गया था। तो ऐसा लगने लगा, ऐसा फील होने लगा कि उनके अपोजिट कोई स्ट्रॉन्गर जरूर होना चाहिए और मोर फोर्सफुल होना चाहिए। तो इस चीज के लिए इन्होंने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, V.C. पिल्लई और औरोबिंदो घोष जी को अपनाया। अब जो ब्रिटिश थी वो हैविली उनके ऊपर आई। तिलक को जेल भेज दिया गया, बहुत बार जेल भेजा गया। अब आते हैं आगे। बट द आयरन विल्ड तिलक डिड नॉट बो। आयरन विल्ड तिलक का मतलब है, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं ये आयरन विल्ड थे, मतलब इनमें बहुत ज्यादा जिगर था। विल मतलब बहुत ज्यादा जिगर होना। इन्होंने अपने नीज डाउन नहीं करे, मतलब इन्होंने हार नहीं मानी। तिलक began to educate the people about their constitutional rights. He openly criticized the British policies towards Indians. अब तिलक ने क्या करना चालू किया? तिलक जी ने जो है लोगों को पढ़ाना चालू किया, समझाना चालू किया उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में कि उनके पास क्या क्या हक हैं उनके, जिनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, उनको ये सब फायदे उठाने चाहिए। उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया, उन्होंने ओपनली ब्रिटिश सरकार के बारे में बुरी बुरी बातें करी और इंडियंस को बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज और ब्रिटिशर्स जो है हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारा नाश कर रहे हैं। ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये दादा भाई नौरोजी, ये बिपिन चंद्रपाल और ये बाल गंगाधर तिलक जी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। Gradually, the Indian National Congress became stronger and stronger. Its leaders began to criticize the British government and started demanding more and more rights. The Britishers got worried and decided to weaken the freedom movement by dividing the Hindus and the Muslims. For this purpose, they followed the policy of divide and rule. Bengal, where the movement was very strong, was divided by the British into two parts, one with Hindu majority and the other having the Muslim majority. Indian people immediately understood this policy and the whole country protested against it very strongly. अब यहाँ पे क्या हुआ? एक चीज होती है डिवाइड एंड रूल की, पहले तो जो उनकी यूनिटी है उनको तोड़ो और फिर उसके बाद उन पर राज करो, उनको लड़वा के आपस में, है ना। तो ग्रेजुअली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होती चली गई। उसके लीडर्स ने क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उन्होंने डिमांड करना चालू कर दिया मोर एंड मोर राइट्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा राइट्स उन्होंने अपने चालू कर दिए मांगने। राइट्स मतलब उनके हक।
अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज़्यादा चिंता हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो फ्रीडम मूवमेंट पॉल है उनको वीक कर देंगे। और कैसे करेंगे? हिंदूज और मुस्लिम्स को डिवाइड करके, जो ये लोग हमेशा करते आए हैं और अब भी करते ही हैं। जिसको भी डिवाइड रूल करना है वो हिंदूज एंड मुस्लिम्स को लड़वा देता है और आप उसका काम हो जाता है। आज भी यही हो रहा है। अब इस पर्पस को फॉलो करने के लिए जो इन्होंने पॉलिसी अपनाई वो थी डिवाइड एंड रूल। और बंगाल में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये मूवमेंट स्ट्रांग था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो हिंदू मेजोरिटी कर दी और एक मुस्लिम मेजोरिटी कर दी। पर हिंदुस्तान के लोगों को ये पॉलिसी एकदम से समझ में आ गई थी, तो जो पूरी कंट्री थी उसने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इस चीज़ के अगेंस्ट में। पार्टीशन ऑफ बंगाल। In 1905, Lord Curzon announced the partition of Bengal into West Bengal and East Bengal, one of the Hindus and the other of the Muslims. He declared that this would help them to administer the highly populous state. But the main objective of doing this was to divide and rule. अब आपने देखा होगा एक देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज द ईस्ट बंगाल। आपको नहीं पता होगा बट अफगानिस्तान इज द ईस्ट बंगाल। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंसमेंट की थी पार्टीशन की बंगाल की, ताकि जो है जो वेस्ट बंगाल है वो तो हो जाए हिंदूज का और जो ईस्ट बंगाल है वो हो जाए मुस्लिम्स का। अब क्योंकि ईस्ट बंगाल बिल्कुल उस कोने में हो गया तो मुस्लिम्स के अंदर और ज़्यादा आग भड़की, हमें कोने में फेंक दिया गया। हिंदूज के अंदर आग भड़की क्योंकि उन लोगों ने उनका जो वो था स्टेट था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ऐसा हुआ था। अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने डिक्लेयर इसको क्यों किया? ताकि उनको हेल्प मिले इस हाईली पॉपुलेट स्टेट को एडमिनिस्टर करने में। बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था ताकि ये डिवाइड एंड रूल खेल सके। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। Indians all over the country boycotted foreign goods and pledged to use Swadeshi, one of one's own country goods like homespun cloth. They formed groups and made public bonfires of foreign goods such as soaps, clothes, etc. The Britishers tried to suppress the movement but failed. Finally, they called off the partition of Bengal with the Swadeshi movement. The Indian national movement took a major leap forward. अब यहाँ पे क्या होता है, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया। अब इसमें इंडियंस जो थे ऑल ओवर कंट्री बॉयकॉट करने लगे फॉरेन गुड्स को और उनके जो है अगेंस्ट प्लेज करने लगे और कहने लगे कि हम स्वदेशी यूज़ करेंगे, मतलब हमारी कंट्री में जो बना है उसे ही यूज़ करेंगे। क्या बना है? गुड्स बने हैं, जैसे कि हम होमस्पन क्लॉथ यूज़ करेंगे, जो घर में कपड़े बने हैं उनको ही यूज़ करेंगे। इन्होंने ग्रुप बना लिया, उन्होंने पब्लिक बॉनफायर करनी चालू कर दी फॉरेन गुड्स के थ्रू। मतलब बॉनफायर जैसे करता है ना कि लकड़ी ली और उसमें आग लगा दी। इन्होंने लकड़ी नहीं ली, इन्होंने लिए एक तो साबुन लिए, कपड़े लिए जो कि ब्रिटिश गुड्स हैं, जो फॉरेन गुड्स हैं, और उनमें आग लगा दी और उस पर अपने हाथ सेके। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्राई किया कि वो इस मूवमेंट को सप्रेस करें बट वो उनका जो मकसद था वो हो गया फेल। अब फाइनली उन्होंने कॉल कर दिया पार्टीशन बंगाल का ऑफ। अब जो स्वदेशी मूवमेंट था और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उन्होंने एक मेजर लीप लिया, फॉरवर्ड लिया, और उससे जो है हमारी आज़ादी को और ज़्यादा एनहांसमेंट मिला कि हम अब आज़ाद हो सकते हैं, ये उम्मीद जग रही थी। Soon the independence of India was laid down as the main objective of the Indian national movement. अब सून ये बात चली कि हमें किसी ना किसी तरीके से अपने देश को आज़ाद करना है, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव बन गया था। Meanwhile, many revolutionaries came forward to fight against the British. They used violent methods of protest. They believed that the British could be thrown out of India only by using arms. खुदीराम बोस, औरोबिंदो घोष, वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अजीत सिंह एक्सेट्रा वर सम रिवॉल्यूशनरीज। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके कुछ रिवॉल्यूशनरीज थे वो आए फॉरवर्ड फाइट करने के लिए। ये मीन वाल के टाइम में बता रहा हूँ मैं कि इस टाइम के आसपास कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरीज आए। इनको लगता था कि अगर हमें इनको हटाना है देश से, इनको निकालना है देश से, तो सिर्फ आर्म्स एंड एमिनेशंस के थ्रू हम इन्हें निकाल सकते हैं, और ये होते हैं कुछ वायलेंट मीन्स प्रोटेस्ट के। तो आपने कहानी सुनी होगी कि जो हमारे भगत सिंह जी थे उन्होंने बम फेंक दिया था ब्रिटिश काउंसिल की एक सभा में, ऐसा कुछ बात हुई थी। तो अब देखते हैं क्या था आगे। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो इस मूवमेंट में जुड़े थे, वो हैं खुदीराम बोस, औरोबिंदो घोष, वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद,
सुखदेव, राजगुरु, अजीत सिंह एटसेट्रा। आप लोगों ने 3 नाम बहुत ज्यादा सुने होंगे, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। इन तीनों को फांसी दी गई थी। अब आते हैं रिवॉल्यूशनरीज पे। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हु वांटेड फ्रीडम एट द अर्लीस्ट। They believed that violence was the only answer to the British acts of suppression. They also thought that British would understand only the language of force and violence. Such people were called revolutionaries. अब रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं? एक ग्रुप था फ्रीडम फाइटर्स का था, जिनको बिल्कुल अर्जेंटली या फिर आप कह सकते हो अर्लीस्ट एकदम ऐसे चाहिए थी फ्रीडम, जैसे कि ये अपना जो है सब कुछ खो देंगे अगर इनको जो फ्रीडम है वो सबसे जल्दी नहीं मिली, सबसे पहले नहीं मिली। पर ये इनका सोचना भी ठीक भी था और नहीं भी था। सोचना बिल्कुल सही होता है पर उसके अंदर, गुस्से के अंदर कुछ करना गलत होता है। तो आप देखेंगे आगे कि क्या क्या हुआ। तो इनको लगता था कि वायलेंस सिर्फ ही आंसर है ब्रिटिश एक्ट्स ऑफ सप्रेशन को रोकने का, मतलब ब्रिटिश के जो एक्शन को सप्रेस करने का यही एक तरीका है, यही एक आंसर है। उन्होंने यही भी सोचा कि ब्रिटिशर्स को अंडरस्टैंड कराने के लिए, उनको समझाने के लिए सिर्फ हमें फोर्स और वायलेंस ही चाहिए होगी, क्योंकि वो समझेंगी ही वही। अब ऐसे लोग हम रेवोल्यूशनरी बोलते हैं, जिनके अंदर गुस्सा होता है, जिनके अंदर आग होती है कि हमें फ्रीडम चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। प्रफुल्ल चाकी and Khudiram Bose were well-known revolutionaries. Khudiram Bose was hanged by the British government while Prafulla Chaki shot himself dead. Other revolutionaries like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Bismil, Veer Savarkar, Ashfaqullah Khan, Jatin Das, Sukhdev, Rajguru and others laid down their lives for independence. अब यहाँ पे आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे सामने जो मैंने पढ़े अभी। तो इन लोगों ने जो है अपनी जान दे दी हमारे देश की आज़ादी के लिए। और यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस जो थे उन वो भी एक वेल नोन रिवॉल्यूशनरीज थे। खुदीराम बोस को तो लटका दिया गया था, सूली पर चढ़ा दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और प्रफुल्ल चाकी थे, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, क्योंकि उनका ये था कि मैं इन लोगों के हाथ से क्यों मरूं, अपने आप मरूंगा। और बाकी रिवॉल्यूशनरी जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, सुखदेव, राजगुरु, इन सब ने अपनी जान दे दी ताकि हमारा देश आज़ाद हो सके। आपको इन सब के नाम अच्छे से याद करने हैं। आपसे किसी के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं तो इसको पढ़ चुका हूँ, मुझे अभी दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, मुझे हो गया है याद, तो मैं तो आराम से कर लूंगा। बट आप पढ़ रहे हैं पहली बार, तो आप 3-4 बार रीडिंग मारोगे, इसकी अच्छे समझोगे, अपने आप पढ़ के हिंदी में आप अपने आप को एक्सप्लेन करोगे तो आपको हो जाएगा ये याद आराम से, है ना। जो मैं तरीका बताया उसे जरूर ट्राई करना एक बार। Rise of Mahatma Gandhi. Known as the father of the nation, Gandhiji played a key role in winning freedom for India. He introduced the concept of ahimsa and satyagraha, which he used to fight the mighty British Empire. यहाँ पे अहिंसा नहीं अहिंसा होगा, वैसे अहिंसा भी हो सकता है, ये कुछ एक्शन वगैरह का या फिर कुछ स्पेलिंग का होगा, पर बोलते अहिंसा है ना। तो यहाँ पे ये था कि महात्मा गांधी जी जो है फादर ऑफ नेशन कहे जाते हैं। अब गांधी जी ने की रोल प्ले किया था इंडिया की फ्रीडम को जीतने के लिए। उन्होंने कंसेप्ट यूज किया था, इंट्रोड्यूस किया था अहिंसा और सत्याग्रह। अब इसमें वो फाइट करते थे माइटी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट। फाइट कैसे? सिर्फ मुंह से, पैर की फाइट नहीं, अहिंसावादी फाइट बोल के। Born on October 2, 1869 at Porbandar, Gandhiji completed his law degree in 1891 in England and returned to India. It was in South Africa that Gandhiji became a Mahatma from Mohandas. His life in Africa underwent a change when he fought against racism and defended the rights of Indians there. In 1915, only a few people knew him. Very soon he became popular in India due to his simplicity and leadership abilities. अब हमारे महात्मा गांधी जो थे वो पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे? पोरबंदर में। गांधी जी ने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कब करी थी? 1891 में। कौन से देश में? इंग्लैंड में। और वापसी कब आए? कहाँ पे आए? इंडिया में वापसी आए। उससे पहले, इंडिया में वापसी आने से पहले साउथ अफ्रीका में जो थे गांधी जी महात्मा बने थे मोहनदास से। महात्मा, इनका नाम क्या था वो पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। और ये बन गए थे बाद में महात्मा गांधी। इनकी लाइफ साउथ अफ्रीका में बहुत सारे चेंजेस से गुजरी थी, क्योंकि इन्होंने फॉट किया था, इन्होंने फाइट की थी रेसिज्म के अगेंस्ट और डिफेंड करे थे इंडियंस के राइट्स वहां पे, क्योंकि इंडियंस को बहुत ज़्यादा रेसिज्म झेलनी पड़ रही थी। अब जब वो इंडिया में 1915 में वापसी आए तो कुछ ही लोगों ने जानते थे, पर धीरे 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 इंडिया के अंदर वो इतने पॉपुलर हो गए कि उनको सब जानने लगे। पॉपुलर कैसे हो गए? उनकी सादगी और सिंप्लिसिटी और उनकी लीडरशिप एबिलिटीज को लेके।
यहाँ पे उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है गांधी जी को और कुछ कोट्स लिखी है यहाँ पे, इनको आपको पढ़ना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 2 साल चला था। After the World War I, the breaking down of democracy dream and the Jallianwala Bagh tragedy caused a lot of disappointment and anger among the Indians. So in 1920, the Indian National Congress decided to launch a non-cooperation movement against the British government under the leadership of Gandhi ji. अब वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन आया था डेमोक्रेसी के अंदर, जिसमें जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे क्रिएट कर दी थी और एंगर क्रिएट कर दिया था इंडियंस के अंदर। सून 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और लीडर कौन होगा उसमें? गांधी जी लीडर होंगे। अब यहाँ पे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के एम्स क्या थे? This movement aimed at reciting the British rule through non-violence and non-cooperation, and its main objective was to boycott everything connected with the British government. It included boycott of foreign goods and use of Swadeshi goods, boycott of government educational institutions, surrender of the titles and honorary offices, popularizing चरखा playing and yarn spinning. अब यहाँ पे इनका एम क्या था? इस मूवमेंट का मेन एम ये था कि ब्रिटिश रूल के अंदर या फिर उनके जो है जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनको बॉयकॉट करना है, उनके रूल्स नहीं मानने, और नॉन वायलेंस के थ्रू, नॉन कॉपरेशन के थ्रू उनके सभी ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि बस सब चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो है उनको बॉयकॉट करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानने, उनके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने। अब उसके अंदर इन्होंने जो है स्वदेशी गुड्स लेकर आए अपने, कि उनके गुड्स यूज़ नहीं करेंगे पर अपने बनाए हुए गुड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे गवर्नमेंट के, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जितने भी टाइटल्स हैं, जितने भी ऑनररी ऑफिसेज हैं जिन इंडियंस को मिले हुए हैं, उनको इन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, अपने इस्तीफे दे दिए। अब इन्होंने चरखा प्लेइंग और यार्न स्पिनिंग को पॉपुलराइज कर दिया इसमें। अब प्रोग्रेस, मैनी स्टूडेंट्स बॉयकॉटेड देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लॉयर्स गेव अप देयर प्रोफेशन, and a number of people surrendered their titles and resigned from honorary offices. People organized bonfire of foreign clothes and goods. अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों ने अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बॉयकॉट कर दिया, लॉयर्स ने अपना प्रोफेशन बॉयकॉट कर दिया, उनका प्रोफेशन उन्होंने ख़त्म कर दिया बिल्कुल। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने अपने टाइटल्स रिज़ाइन कर दिए और अपने जो है ऑनररी ऑफिसेस छोड़ दिए। लोगों ने बॉनफायर बनाई फॉरेन क्लोथ्स से और गुड्स से, मतलब उन्होंने फॉरेन क्लोथ्स और गुड्स जला दिए और अपने हाथ वगैरह सेके। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। कंक्लूजन, though the movement was peaceful, yet an exciting mob attacked a police outpost on February 5, 1922 at Chauri Chaura in UP, killing about 20 constables. Gandhiji felt that the movement had lost its path of non-violence. Apprehending similar troubles in other parts of the country, he announced suspension of the movement. अब इसमें कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन इसमें यह था कि मूवमेंट तो पीसफुल था, मूवमेंट में शांति थी, और एक एक्साइटेड मॉब ने अटैक कर दिया पुलिस आउटपोस्ट पे February 5, 1922 को चौरी चौरा में, जो कि यूपी में है, और उसमें 20 कॉन्स्टेबल्स मारे गए। गांधी जी को लगा कि इस मूवमेंट ने अपना पाथ लॉस्ट कर दिया है, कि उनका पाथ था नॉन वायलेंस, बिना हिंसा के वो लोग अपना मूवमेंट चलाते रहेंगे, बॉयकॉशन शुरू करते क्या कहते हैं बॉयकॉशन अपना जारी रखेंगे। अब इन सभी ट्रबल्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पार्ट्स में और भी ये आपके ट्रबल्स आ रहे थे, तो उन्होंने ये मूवमेंट सस्पेंड कर दिया, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब ये मूवमेंट बंद हो चुका है। इसका आउटकम क्या आया? द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कन्वर्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल इनटू अ मास मूवमेंट। इट गेव पीपल द वेपन्स ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड नॉन वायलेंस एंड स्ट्रेंथन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब इससे क्या हुआ, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसने फ्रीडम स्ट्रगल का जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम था उसको मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे लोगों को वेपन्स मिले नॉन कॉपरेशन और नॉन वायलेंस के, उन्होंने स्ट्रेंथन कर दिया हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, मतलब हिंदू मुस्लिम साथ आ गए थे, उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अब ब्रिटिश सरकार को नहीं छोड़ेंगे। अब आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे, जो कि 1930 में हुआ था। In December 1929, the Indian National Congress Party decided to start the civil disobedience movement
for complete independence or Purna Swaraj from the British rule. The party also decided to observe 26 January 1930 as the complete Independence Day. अब दिसंबर 1929 में इंटरनेशनल कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और उसमें हम बात करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज की ब्रिटिश रूल से। अब इस पार्टी ने डिसाइड ये भी करा कि ये 26 जनवरी 1930 को एज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करना चालू कर देंगे। Under the leadership of Gandhi ji, the civil disobedience movement was launched in early 1930. It began with the Dandi March. On 12th March 1930, Gandhi ji and his followers left the Sabarmati ashram at Ahmedabad and made their way towards Dandi. After traveling over a long distance, they reached Dandi on 6 April 1930. अब यहाँ पे क्या बताया जाता है, गांधी जी की लीडरशिप के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था अर्ली 1930s में। अब इसमें डांडी मार्च बिगिन किया गया 12 मार्च 1930। यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, मैच नहीं है, मार्च है। गांधी जी और उनके फॉलोअर्स जिन्होंने साबरमती आश्रम छोड़ा अहमदाबाद से और उन्होंने अपने कदम बढ़ाए डांडी की तरफ। डांडी एक जगह है गुजरात में, और बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो डांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। अब यहाँ पे क्या हुआ, Here Gandhiji protested against salt law of the government by making salt himself, thus throwing up a challenge to the British government. The Dandi March was the beginning of the civil disobedience movement. अब यहाँ पे गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट। सॉल्ट लॉ बताता हूँ क्या आपको मैं। सॉल्ट लॉ में ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा इंडिया में कोई और सॉल्ट नहीं बना सकता, और इसी को तोड़ते हुए वहाँ पे गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया और खुद से सॉल्ट बनाया। डांडी मार्च जो था वो बिगिनिंग थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। आपको याद करना है इस चीज को कि व्हाट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो डांडी मार्च वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड इट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी। इट वाज स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी एंड विद देयर फेलो with his fellow believers। ऐसे करके आपको आंसर लिखना है इसका। In response to Gandhiji's call for the civil disobedience movement, the people of India in large numbers took part in the movement. The Satyagrahis took processions, held meetings, boycotted foreign goods, withheld payments of revenue, picketed before the liquor shops, and violated restraint orders of the government. Thousands of women also participated in the movement. This panicked the government. अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हुई। अब गांधी जी के कॉल के रिस्पॉन्स में, जो कि सिविल डिसोबीडियंस के लिए था, इंडिया के लोग बहुत ही लार्ज नंबर में इसमें पार्ट लेने लगे मूवमेंट में। सत्याग्रही थे, उन्होंने प्रोसेशन ले लिए, उन्होंने मीटिंग्स ली, उन्होंने फॉरेन गुड्स बॉयकॉट कर दिए। जितनी पेमेंट्स गवर्नमेंट को जानी थी वो सब उन्होंने अपने पास रख ली, किसी को दी नहीं रेवेन्यू वाली। जैसे मैंने बताया था ना आपको पिछले चैप्टर्स में कि आपका जो इंडिगो था उसकी जब बिक्री होती तो हमारे पास पेमेंट आती थी, सिमिलरली बिक्री करनी छोड़ दी, वो चीज़ छोड़ दी उन्होंने। कोई भी आपके पास आपकी इनकम हुई है उसका टैक्स देना था, वो टैक्स नहीं दिया गया, सब चीज़ें हो रही थी। अब जो लिकर शॉप्स थी उनको वायलेट कर दिया गया, जो रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स थे गवर्नमेंट के उनको वायलेट कर दिया गया। अब बहुत सारी वुमेन जो थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये देख के जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो डर गई, पैनिक हो गई। द गवर्नमेंट रिजॉर्टेड द यूज ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू सप्रेस द एजिटेशन। मास अरेस्ट, टॉर्चर, फायर, लाठी चार्जेस बिकेम कॉमन। द कांग्रेस वॉज आउटलॉड। On 5th May 1930, Gandhiji and other top leaders of the Congress were arrested and put in jails. However, the country was becoming restless with each passing day, and finally Gandhiji and the other leaders were released from jail in the last week of January 1931. Eventually, on March 5th, 1931, the Gandhi Pact was signed. अब इसमें क्या बताया हमें, गवर्नमेंट ने रिजॉल्व किया और उन्होंने अपना फोर्स यूज़ करना चालू कर दिया ताकि वो इस एजिटेशन को, इस चीज़ को सप्रेस कर सकें। सप्रेस मतलब दबा सके, ख़त्म कर सकें। मास अरेस्ट हुए, बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए, दिन दहाड़े इन्होंने टॉर्चर करना चालू कर दिया, आगे लगा दी घरों में और इनकी मीटिंग हॉल्स में, लाठी चार्ज हुए, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई थी। कांग्रेस को आउटलॉ कर दिया गया था, कांग्रेस के सारे हक छीन लिए गए थे। 5 मई 1930 को गांधी जी और जो अदर टॉप लीडर्स थे कांग्रेस के उन सबको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया था।
हाउएवर जो कंट्री थी वो रेस्टलेस हो गई थी, क्योंकि ईच पासिंग डे में जो है ये लोग गांधी जी के लिए अपील कर रहे थे कि गांधी जी को छोड़ो। तो फाइनली गांधी जी को और सारे लीडर्स को रिलीज कर दिया जेल से जनवरी 1931 के लास्ट वीक में। इवेंचुअली 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट साइन हुआ था जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। फिर आता है एक मूवमेंट जो कि है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये मूवमेंट चला था 1942 में। In March 1942, the talks between the Cripps Mission and the Congress failed because they did not address the key demand of a timetable of self-government in India. In August 1942, Gandhiji launched the Quit India movement, demanding an immediate end of the British rule in India. His mantra "Do or Die" inspired the masses in a big way to join the movement. Every man and woman and child began dreaming of a free India. Large-scale protests and demonstrations were held all over the country. Workers went on strike. At some places, government buildings were set on fire, electricity was cut, and communication lines were severed. The government's response was swift and oppressive. The Congress Party was banned. Its leaders, including Gandhiji, were sent to jail. People were beaten and flogged. By December 1942, about 1 lakh people were jailed, but the movement had united the whole country, causing fear among the British rulers. अब इसमें क्या बताया गया है? मार्च 1942 में जो टॉक्स थी क्रिप्स मिशन और कांग्रेस के बीच में वो फेल हो गई, क्योंकि उन लोगों ने की डिमांड को एड्रेस नहीं किया। और की डिमांड क्या थी कि इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट का टाइम टेबल दिया जाए। इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं कि ये चीज़ क्या है। अभी कंफ्यूज मत होना, बस आप इतना ध्यान रखना कि क्रिप्स मिशन और कांग्रेस के बीच में जो बात हुई थी, जो उनका की डिमांड थी, मेन डिमांड थी कि हमें अपनी खुद की गवर्नमेंट चाहिए और उसका टाइम टेबल चाहिए, कब मिलेगा हमें हमारा अपना गवर्नमेंट। तो उस बात को उन्होंने कुछ एड्रेस नहीं किया। एड्रेस का मतलब ये नहीं कि उसका जगह का एड्रेस नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि उस बात तक कुछ जवाब नहीं दिया और ना उस बात को कहीं पर रखा गया। अब अगस्त 1942 में गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसमें उन्होंने एक इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल की डिमांड करी इंडिया में। मतलब उन्होंने इसमें ये कहा कि हमें एकदम से सब खत्म चाहिए इंडिया के अंदर से ब्रिटिश रूल का। तो उनका एक मंत्र था डू और डाई, करो या मरो, जिसने बहुत बड़े बड़े मासेस को इंस्पायर किया और एक बड़े वे में उन लोगों ने फिर मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब इसमें हर आदमी, हर औरत और हर बच्चा जो है ये सोचने लगा, उस अपने फ्री इंडिया के सपने देखने लगा। लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे और पूरी कंट्री में हाहाकार मच रहा था इस चीज़ का। वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई। इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया गया और जो कम्युनिकेशन लाइन थी उनको भी काट दिया गया। जो गवर्नमेंट का रिस्पांस था वो स्विफ्ट और ऑपरेसिव था, बहुत ज़्यादा। जो कांग्रेस पार्टी थी, मतलब यहाँ पर स्विफ्ट का मतलब है कि बहुत तेज था और बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव था। ऑपरेसिव मतलब आपको बताऊंगा आगे जाके, अभी आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोल गया। कांग्रेस पार्टी जो थी उसको बैन कर दिया गया था, तो ये था ऑपरेसिव कि बहुत ज़्यादा वो अगेंस्ट हो गए थे। उनके लीडर्स यानी गांधी जी, उनको जेल भेज दिया गया था और बाकी लीडर्स को भी जेल भेज दिया गया था। जो लोग थे उनको मारा गया, उनको फ्लॉग किया गया। फ्लॉग का मतलब होता है कि उनको एक तरह से मारना ही हो गया। दिसंबर 1942 में अबाउट 1 लाख पीपल को जेल हुई। लेकिन मूवमेंट जो था उसने पूरी कंट्री को यूनाइट कर दिया था और ब्रिटिश रूलर्स के अमंग फियर आ गया था कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब हम मरेंगे ही मरेंगे या फिर हमें जाना पड़ेगा। द ब्रिटिश रिलीज्ड गांधी जी इन 1944, who demanded the complete release of the Congress leadership. The World War II had weakened the economic and military strength of British Empire. The leaders in the United Kingdom realized that it was no longer possible to carry on their rule in India. By early 1947, they set free all political prisoners. Finally, India won its freedom on 15th August 1947. अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रिलीज कर दिया गांधी जी को 1944 में और उनको उन्होंने डिमांड करी कि कांग्रेस लीडरशिप को पूरी की पूरी तरह से रिलीज कर दिया जाए। अब जो वर्ल्ड वॉर टू थी उसने हमारी जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा वीक कर दिया था। तो जो यूके के लीडर्स थे यानी यूनाइटेड किंगडम के, इंग्लैंड के लीडर्स थे, इंग्लैंड का मतलब ब्रिटिश एम्पायर के लीडर्स थे,
उनको समझ में आ गया था कि अब हमारा इतना पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिया पर रूल कर सकें। उनको पता पड़ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो 1947 के अर्लियर स्टेज में उन्होंने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया उन्हें। और फाइनली इंडिया को अपनी फ्रीडम मिली 15 अगस्त 1947 को। तो ये था इस चैप्टर में कि कैसे कैसे हमारे सभी लोगों ने इतना स्ट्रगल किया और कैसे उन्होंने कंट्री को फ्री कर पाया। तो अब चलते हैं अपने ग्लॉसरी पार्ट पे। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हमारे पास। पहला है सती, एन evil practice in ancient India in which a widow had to burn herself with the dead body of her husband। ये आपको थोड़ा मैं अच्छे समझाता हूँ, पहले स्वदेशी देख लेते हैं एक बार। स्वदेशी क्या होता है? यूजिंग गुड्स मेड इन वंस ओन कंट्री। स्वदेशी का मतलब है कि वो गुड्स जो अपनी ओन कंट्री में बने हैं। अब आते हैं हम सती पे। सती क्या है? सती एक बहुत ही इविल प्रैक्टिस है, बहुत ही एक खराब प्रैक्टिस थी, जिसमें जब किसी लेडी का पति मर जाता है, तो जब पति की चिता जलती है, जैसे आपके यहाँ भी कोई डेथ होती है तो उनको फिर शमशान में ले जाके जलाया जाता है, तो उस आग में उस हस्बैंड की वाइफ को कूदना पड़ता था और विदाउट एनी क्लोथ्स, है ना, अपने को बर्न करना पड़ता था, अपने हस्बैंड के साथ उनकी डेड बॉडी पे कूद जाना पड़ता था। तो ये थी एक बहुत ही इविल प्रैक्टिस जो कि एंशिएंट इंडिया में चलती आ रही थी। इसको बंद करवा दिया गया था बाद में। किसने बंद करवाया था? ऊपर नाम बताया था मैंने आपको, आपको जाके देखना, नाम बताना है मुझे कि क्या नाम था। बातें क्विक रिव्यू पे। इन 1885 एन इंग्लिश मैन नेम्ड A.O. ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? A.O. ह्यूम थे, और उन्होंने इसको 1885 में फाउंड आउट किया था। द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू वीकन द नेशनल मूवमेंट। अब जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उसको इन्होंने वीकन करने के लिए एक पॉलिसी चालू करी जो थी डिवाइड एंड रूल। किसने? ब्रिटिश ने। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हु वांटेड फ्रीडम एट द अर्लीस्ट। अब एक फ्रीडम फाइटर ग्रुप भी था, फ्रीडम फाइटर्स थे उसके अंदर, जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। तो उनका एक ग्रुप था जो कि चाहते थे कि हमें फ्रीडम जल्द से जल्द मिले। द डांडी मार्च वॉज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब डांडी मार्च जो था वो हमारा बिगिनिंग थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो किस चीज़ से स्टार्ट हुआ। तो यही था चैप्टर में टोटल A to Z कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था हमारे आज़ादी से पहले और आज़ादी तक। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे। डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन द OMR शीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किसे बोलते हैं? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। सेकंड, द फाउंडर ऑफ द नेशनल कांग्रेस वाज कौन? अब हमारी नेशनल कांग्रेस थी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, A.O. ह्यूमे या फिर ह्यूम, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। थर्ड, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज प्रोटेस्टेड बाय लॉन्चिंग द डैश। अब जो बंगाल का पार्टीशन था, मतलब द पार्टीशन ऑफ बंगाल प्रोटेस्टेड बाय लॉन्चिंग। अब जो बंगाल का पार्टीशन था उसको प्रोटेस्ट कैसे किया गया था, क्या लॉन्च किया गया था? तो उसमें हमने लॉन्च क्या किया था, अब देखते हैं जल्दी से। वहाँ पे बंगाल के पार्टीशन को, ये रहा पार्टीशन ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि स्वदेशी मूवमेंट हमें करना चाहिए। तो बंगाल पार्टीशन को प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विदड्रॉन आफ्टर द डैश। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब इन्होंने विदड्रॉ करा था? तो वो था चौरी चौरा इंसिडेंट, जब 20 कांस्टेबल्स मारे गए थे एक हमारी पुलिस पोस्ट पे जलने के बाद, अटैक होने के बाद। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, हु गेव द स्लोगन डू और डाई। डू और डाई स्लोगन किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें वर्ड्स में से सही चूज करना, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो फर्स्ट है, गांधी जी बिगैन द डांडी मार्च ऑन डैश। अब गांधी जी ने डांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 12 मार्च को शुरू किया था, 12 मार्च 1930। सेकेंड है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड टू बी एबॉलिश्ड इन डैश। अब बंगाल का पार्टीशन जो था उसको एबॉलिश्ड कब कर दिया गया? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को एबॉलिश किया गया था 1911 में। 1911 में किया गया था, आई गेस 1911 में किया गया था, मुझे थोड़ा याद नहीं है। बिल्कुल सही, मैंने सही सोचा था एकदम। तो जो हमारा बंगाल का पार्टीशन था उसको एबॉलिश कर दिया गया था 1911 में। डैश वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बैनर्जी।
WC बैनर्जी। फोर्थ, द मूवमेंट टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स वाज कॉल्ड स्वदेशी। जो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने का मूवमेंट था वो था स्वदेशी मूवमेंट। अब जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। यही है इसके आंसर्स। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्ड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने इन 1853। इट्स ट्रू, बॉम्बे से थाने गई थी पहली ट्रेन। In 1985, an Englishman named A.O. Hume found the International Congress। तो 1985 में नहीं, 1885 में। तो ये हो जाएगा फॉल्स। Some people went outside India to wage struggle for India's freedom। अब कुछ लोग इंडिया से बाहर गए ताकि वो इंडिया की फ्रीडम का जो स्ट्रगल है उसको कम कर पाए। तो ये है ट्रू, लोग बाहर गए थे। फोर्थ, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1916। बिल्कुल सही बात है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1916 में स्टार्ट हुई थी। ट्रू। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज द पॉलिसी टू डिवाइड हिंदू एंड मुस्लिम्स यूज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये भी ट्रू है, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी वो ब्रिटिश के द्वारा यूज हुई थी ताकि ये लोग हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर सकें। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी? पहले तो डिवाइड रूल करना, फर्स्ट। सेकंड क्या है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या थे? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? ये थे हमारे, पहले तो WC बनर्जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे नेशनल कांग्रेस को, तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड। फिर आता है स्वदेशी। स्वदेशी था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। और गांधी जी जो थे वो उन्होंने डांडी मार्च किया था। तो लॉर्ड कर्जन हमारे पार्टीशन ऑफ बंगाल में, हाँ, लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल करवाया था। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं फिफ्थ, ये वाला हो गया फोर्थ, ये हो गया सेकंड, और वो वन और थर्ड है ही। तो यही था चैप्टर में। आई होप चैप्टर समझ में आया होगा आपको। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि कैसे कैसे इन सभी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने और रेवोल्यूशनरीज ने अपनी अपनी जान दे के, अपनी जान पे खेल के हमारे लिए, हमारे देश को आज़ाद कराया। और कैसे कैसे उन्होंने अपने कदम उठाए, ठोस कदम उठाए, क्या क्या डिसीजंस लिए, और कौन से साल में और कौन से टाइम पे कौन कहाँ पे क्या कर रहा था, ब्रिटिशर्स को उन्होंने किस तरीके से टैकल किया। बहुत सारे लोग जेल भी गए और खूब कुर्बानियाँ दी गई। तो बस यही था इस चैप्टर में। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ते रहिए मेरे साथ अगले चैप्टर में बनने के लिए। बस पढ़ते रहिए इस वाले चैप्टर को भी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।